कहा 3 दफ़ा कुर्बानी की। मेरा ज़रा नज़रिया सोच थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है दोस्तों की इख्तलाफ में राय भी रखें मेरे नज़रिए से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने कुर्बानी नहीं दी बल्कि उन्होंने जूते की नोक के ऊपर हमसे ये लिया। ये कुर्बानी नहीं दी। कुर्बानी वो होती है जो बंदा अपनी खुशी के साथ देता है और अपनी उसके साथ, लेकिन ये जूते की नोक के ऊपर उन्होंने हमें दबाव डाल के हमारे मैं उस डिटेल में नहीं जाता कि क्या किस तरह से मामला हुए, कौन बिका, कहाँ पे बिका। तो ये जिस वक्त हम कोई तहरीक का आगाज़ करते हैं तो कुछ ऐसे जो हमारी एजेंसीज़ भी होती हैं, जो हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान है या आज़ाद में, वो समझते हैं कि शायद हम मुहिब वतन नहीं हैं। और मेरे भाई, अगर हम मुहिब वतन नहीं हैं तो आप में से कोई एक भी मुहिब वतन नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हम मुहिब वतन नहीं हैं तो आप बताएं कि आप क्या गले काट दें तो आपको यकीन होगा कि आप हमसे मांगते हैं कि सर्टिफिकेट दें मुहिब वतन का। मैं आपसे मांगता हूं कि आप देंगे। ये सारा कुछ करने के बाद आप अपने आप को कैसे मुहिब वतन करार करते हैं, जो है ना। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि बाहर जो है ना वो पैदल मार्च शुरू कर दिया। स्वीडन से चौधरी हबीब साहब मुझे कह रहे हैं, हबीबुर रहमान साहब, आप हमें हुक्म करें। इंग्लैंड अमेरिका से मुझे लोग कह रहे हैं, अगर उन लोगों ने वहाँ पाकिस्तानी सवार दुकानों के बाहर इस तरह के एहतियाजी मुजाहरे और शुरू कर दिए तो क्या बचेगा मुल्क? किस तरफ ले जाना चाहते हैं हमें? हम नहीं जाना चाहते इस तरफ। हम ये देखें हमने क्या किया है। हम 28 मई 2012 के बाद डडियाल के अंदर लोग इकट्ठे हुए, हमने टोकन मनी के तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। हम कोटली, हमारा डिवीजन है, कोटली ज़िला आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है आबादी के एतबार से, और शायद रकबे के एतबार से भी जो सबसे बड़ा ज़िला है। बार एसोसिएशन ने ऐसा किया है, प्रेस क्लब ने किया है, तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। आज चकसवारी में इकट्ठे हुए 30 को हम सहसा बार से जो है ना वो हम खिताब कर रहे हैं। अब यही इंटेलेक्चुअल्स के फोरम है ना। सिर्फ इफ्तार चौधरी साहब की तहरीक थी जो बारू के अंदर गई थी, उसके अलावा पाकिस्तान में कभी नहीं गई है। और उस तारीख के तारीख पर असरात है और पूरी दुनिया की तारीख पर असरात है। हमारी तहरीक रोठवार ब्रिज है जो अब बारू के अंदर जा रही है और प्रेस क्लबों के अंदर जा रही है। तो हम इंतहाई पुरअमन अंदाज से हम यहाँ भी नहीं करना चाहते। मैं आपको सच बताऊं, हम रोठवार ब्रिज पर भी एहतियाज नहीं करना चाहते। इसका मैसेज भी श्रीनगर में जाएगा, इसका मैसेज भी जम्मू में जाएगा, इसका मैसेज भी दिल्ली में जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी इस तहरीक के नतीजे में कहीं कोई और इसका गलत मैसेज हम नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं ना कि कोई हमारे साथ बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, बाप के रूप में, वकील के रूप में धोखा न करे। हम वो नहीं हैं जख्म जिनकी पीठ पे लगते और खून उनकी एड़ियों पे गिरता है। हम वो नहीं हैं जख्म जिनकी पीठ पे लगते और खून उनकी एड़ियों पे गिरता है। ज़माना इस पर गवाह है। हम वो हैं जख्म जिनके माथे पे लगते और लहू उनके पंजों पे गिरता है, लहू उनके पंजों पे गिरता है, और लहू उनके पंजों पे गिरता है। तहरीकें चलाना, मैं महसूस करता हूँ कि तहरीकें चलाना बाज़िचा इत्फाल नहीं है। उसके लिए चीते का जिगर चाहिए और शाहीन का तजस्सुस। हम सारी टीम चीते का जिगर भी रखते हैं और शाहीन का तजस्सुस भी रखते हैं। हम अपनी तारीख को पुरअमन भी रखना चाहते हैं और जितनी तवील होगी तवील भी करेंगे। हम इसको दुरुस्त रुख पर रखना चाहते हैं। कोई साजिशें करके इस तारीख को गलत रुख पर न ले जाए। उसकी जिम्मेदारी हमारे सर नहीं होगी। उसका अगर गलत पैगाम गया उससे हम पर ही जुम्मा होंगे। उनके सर जिम्मेदारी है जिनके सर फिर धोखा आएगा, फरेब आएगा। हम 2003 का मुआहिदा इस्लामाबाद जाकर लहरा दें, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर यहाँ से पैदल मार्च लेकर उस मुआहिदे को लिखकर यह कहें कि 2003 में 3 जून 2003 में वफाक पाकिस्तान ने कहा था कि हम ये पुल बना कर देंगे, उन्होंने नहीं बनाया है। कहाँ ठहरेगा वफाक पाकिस्तान? कहाँ ठहरेगा? मुझे बताएं कहाँ जो है ये फरेब हम दुनिया के सामने आश्कारा नहीं करना चाहते। हम बहुत अमन के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं। 95 करोड़ रुपया दिया गया और हमने चोरों से वो चोरी जो थी वो बरामद करवाई और वो 95 करोड़ बढ़ता बढ़ता आगे किधर जा रहा है उस पर मैं तफसील नहीं करता।
मेरा कहने का मकसद यह है कि उसमें यह टैरिफ जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का एक इख्तलाफ था, इस तहरीक की बुनियाद पर, लोगों की बुनियाद पर, मीर प्रियों की बुनियाद पर वो उन्हें मिला आज़ाद कश्मीर को। जो सबसे बड़ी बात, आप चूँकि पेशे के साथ मुंसलिक रहे, मैं 75 साल एज कारी की हैसियत से देखता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, पाकिस्तान ने कभी भी उसके साथ कमिटमेंट नहीं की इन रिटन फॉर्म में। इस लोगों की तहरीक की वजह से, जिसका पिवट पॉइंट चकसवारी था, उसकी वजह से एक एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट आज हम लेकर जा रहे हैं कि आपने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया तो आप वायलेशन कर रहे हैं। मलक अब्दुल मजीद साहब, मरूमा मगफूर को मैंने कहा कि 60s की तहरीक के अंदर मंगला डैम जब आप उजड़ के गए तो आपके पास कोई एग्रीमेंट है? तो उन्होंने कहा ढूंढा तो मैंने है, गिलगित बल्तिस्तान के मामले में मिलता नहीं है, वो खा गए। इसका मकसद ये हुआ कि मीर प्रियों को ये हक जाता है, ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इस तहरीक के अंदर अपना जोश बलबला दिखाया और आपने हकूक़ की पासदारी की, और उसकी बुनियाद पर हमने 62 अरब रुपए का मनसूबा 1 खरब 22 अरब इस वक्त लग चुका है, उसको ऊपर लेकर गए और अपने हकूक़ की हमने पासदारी करवाई कि आप हमारे साथ क्या ज्यादती करने जा रहे हैं। उसके अंदर आज़ाद कश्मीर बेनिफिट हुआ बहैसियत आज़ाद हुकूमत। हम समझते हैं कि हमने आज़ाद हुकूमत को बेनिफिट करवाने में एक रोल अदा किया है। अब आते हैं इस पे कि हमने ये सारी चीज़ें की, और हम ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे तहरीक के अंदर, और आप भी वही करते हैं, और अभी भी ये तहरीक जारी है जब तक ये मुकम्मल नहीं होती। हम कहते थे कि 67 में आपने हमारे साथ जो अजर किया है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि पाकिस्तान को हम जानते हैं कि आपने कैसे अपने भाइयों के साथ सलूक किया पाकिस्तान के अंदर, आप हमारे साथ उससे भी बुरा सलूक करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मंगला डैम की एक्सटेंशन ना हो। मगर बदकिस्मती है कि मैं उनको नहीं कहता, जो हमारी क़यादत करते हैं वो बिक जाते हैं, उनके अपने मफादात हैं, लोगों को वो पसे पुष्ट डाल देते हैं। उसी का अलमिया है कि आज भी हम खड़े हैं। अगर मैं इसाक साहब ये किस्सा छोड़ दूँ, छेड़ दूँ कि हमारे साथ इस वक्त आप 4 टाउन्स के अंदर जाएं, 13 बिल्डिंग इस्लामगढ़ में बननी है, 9 चकसवारी में बननी है, 9 डडियाल में बननी है, 9 सियाख में बननी है। आपको शर्म आएगी कि यार ये हमारे साथ इन्होंने क्या अशर कर दिया। किसने नुमाइंदगी करनी थी, किसने बोलना था? हाँ, मैं ये कहता हूं कि उसमें हमारी बेइज्जती मौजूद है कि हम उस लीडर को नहीं पकड़ते जिसको चुनकर असम्बली में भेजते हैं। उसके गिरबान में अगर हाथ चला जाता, मफाद परस्ती ना होती, खुदा की कसम आज ये अचर ना होता। मुख्तसर करते हुए इस पे आते हैं कि आज यहाँ पर क्यों खड़े हैं। मैं पिछले 2018 से 4 साल हो गए जब से ये रठोआ चक्र यहाँ ब्रिज का काम बंद हुआ है। खुदा की कसम रोजाना गुजरते हुए मीर पर जाता हूँ, अपने ऊपर जैसे धूप के थपेड़े होते हैं या बारिश के थपेड़े होते हैं या बर्फ के थपेड़े होते हैं, मुझे शर्म आती थी कि क्या हम लीडर हैं, 160 मीटर का पुल हम मुकम्मल नहीं कर सकते। ये बेसी नहीं है बल्कि बेगैरती है, और मैं अपने आप को उस जगह पर ठहराता कि वाकई हम बेगैरत हैं कि हम इस पे आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, चरिंद परिंद पैदा किए और दरख्त पैदा किए, रूह दी, जिस्म दिया, दिमाग नहीं दिया। फरिश्ते पैदा किए, रूह दी, जिस्म दिया, रूह दी, दिमाग दिया, जिस्म नहीं दिया। इंसान को पैदा किया, रूह भी दी, जिस्म भी दिया, दिमाग भी दिया। दिमाग इसलिए दिया कि तुम अपने हकूक़ की हिफाजत भी करो, लोगों की हकूक़ की हिफाजत भी करो। तुम जो यहाँ जहन्नम से निकाले गए हो, वापस अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो हकूक़ वाले बात पर काम कर कर, लोगों के मसाइल पर बात कर, फिर वापस जन्नत में चले जाओ। मगर हमारी बदकिस्मती कि वो जन्नत ढूंढते ढूंढते हम अपने मुंह पर कालख मल चुके हैं बैसियत लीडर, और आज हम यहाँ पर खड़े हैं और रोना रो रहे हैं। 22 साल बाद मुझ जैसा आदमी, इन जैसा इंटेलेक्चुअल लोगों के जैसा आदमी वक्त, एनर्जी और पैसा अपने मुल्क के लिए उसको देना चाहिए था, और वो यहाँ पर रोना ये रो रहा है मेरा 160 मीटर पुल नहीं बढ़ा। कौन जिम्मेदार? अगर आप इसको नहीं समझ सकेंगे, खुदा की कसम आपने लिए अल्फाज खुद ही चुन लें। मैंने अपने लिए चुन लिया, और उसका इदराक करते हुए आपने सर से उतारने के लिए कि यार मैं तो कम अज कम मेरा ज़मीर तो मुतमिन हो जाए कि मैं तो आवाज़ लगा रहा हूँ, हम तो आवाज़ लगा रहे हैं। तो अब आते हैं इसी बेगैरती को
अपने सर से उतारते हुए आगे बढ़ने की जस्तजू में मीरपुरियों पर ये एक कालक जो मल के दी गई है इस चेहरे पर, उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि 160 मीटर 480 फुट 7 किलोमीटर मुकम्मल, 68 पिलर मुकम्मल, 5 अरब और 20 करोड़ रुपया लग चुका और वो पिछले 4 साल से नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? इसलिए कि हमने उंगली सीधी रखी। आज हमने सोचा है, राजा इम्तियाज की क़यादत में वो बात करता हूं कि हमने उंगली सीधी नहीं रखनी, बल्कि 5 उंगलियां उल्टी करके यहां पर डीएफसी बैठे हैं, लिख लीजिए। आपका मुशर्रफ मीरपुर के अंदर आया था और इस्लामाबाद में हमने उनको कहा था कि अगर मीरपुर के अंदर आप सही तरीके से इनॉग्रेशन सेरेमनी मंगला डैम की करके वापस चले जाएं तो कहना कश्मीरी बेगैरत हैं, ये आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, ये इंडिया के साथ नहीं लड़ सकते। तो 30 सितंबर 2001 को जब मुशर्रफ आया तो पूरा मीरपुर बंद था, सन्नाटा था, फौज और पुलिस के हवाले था, मगर मीरपुरियों ने अपनी गैरत का मुजाहरा करते हुए उस चौक में खून गिराकर एक पैगाम दिया कि श्रीनगर में और शहीद चौक मीरपुर में क्या फर्क है, ये लिख के बताएं हमें। मुझे कोई मौजूदा वतनी नहीं है, मेरा घर उड़ रहा है, मेरे माँ बाप की कब्रों पे पानी आया है और 22 साल बाद मैं फिर पीटता रहूं, मैं देखता रहूं, मैं चिल्लाता रहूं कि दूसरे का घर महफूज रखूं, ये नहीं हो सकता। राजा फिरोज मरहूम मकफूर फौत हो गए हैं, वो राजा साहब कहते थे कि सफेद को स्याह कर डालो, इंतकामन गुनाह कर डालो, अगर आपने मुकद्दर में नहीं अमन तो आलम अमन को तबाह कर डालो। मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है जो मेरे साथ इस तरह अशर कर रहा है। मैं किस रोना रहा हूँ, किसी चीज़ का रटवा रहे हैं हम, तो ये कहानी है छोटी सी। लोगों के साथ जैली कुमाजात क्या हुआ, कितने लोग गुजर गए, 5 बेटे इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जो गए हैं उनके पास क्या मौजूद है। तो हमने इस बेगैरती को उतारने के लिए बहुत सारे तजर्बात की बुनियाद पर एक ऐसे शख्स को चुना जो रब की तरफ से दिया गया, क्योंकि मैं मीरपुर बार एसोसिएशन को अपाज कहता था और मैं कहता था इसमें यह ऐसी बार है जिसमें बच्चे जन्म नहीं देते, क्योंकि इतनी बड़ी बार है और वो हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद ना करे। तो अल्लाह की तरफ से करम हुआ कि राजा इम्तियाज़ की शक्ल में मैं चापलूस भी नहीं हूँ, मालसी भी नहीं हूँ, पारसी भी नहीं हूँ, ताबेदारी भी नहीं है कि मैं इनकी कोई करने लगा हूँ कि मेरा इनके साथ कोई तल्लक है और कल फ़ायदा मिलेगा। मेरी आखिरी होप राजा इम्तियाज़ एडवोकेट जो है ना वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मुझे पता ही नहीं कभी लिया मैंने कि कौन बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन रहा है, मगर मैं इनके लिए पाँव भी पड़ा हूँ, मिन्नतें भी की हैं, दिन रात किया कि यार 4 वोटें शायद मैं दिलवा दूँ तो ये बंदा बन जाए, और मैं प्राउड हूँ कि ये बने और बने। तो आज ये इस काफिले की क़यादत कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल इसलिए कहते हैं कि इनका चक्कर ये नहीं है कि यार ये वोटें मांगेगा, कल वोट देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये भी अलमिया है। तो ये वोटों के हवाले से नहीं, इनका एक तहरीकी तंजीमी फिक्री एक लाबंदी और पिछले 30-35 साल से ये मुख्तलिफ तहरीकों के अंदर खुसूसन तहरीक आज़ादी कश्मीर के काफ़िले को लेकर चलते रहे हैं और इनका एक तजर्बा है कि किस तरह हमने काफ़िले को आगे लेके जाना है। तो मेरी वो बेगैरती उतारने का मौका आया कि हम इनके साथ बैठे और आज ये जो चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, जो 8 लोगों को इन्होंने मुंतखब किया बहसीयत मेंबर, ऐसे नाम रखने के लिए कि ताकि एक सिस्टम चलाए, तो उन 8 मेंबरों की क़यादत करते हुए राजा इम्तियाज़ आज 1.5 महीने में रिजल्ट देने जा रहा है कि उसने पहले मरहले पे क्या, दूसरे पे क्या किया, डडियाल क्या किया, कोटली क्या किया, और आज चकसवारी के अंदर मौजूद हैं। और चकसवारी के अंदर हम आपको अवेयरनेस और शऊर दे रहे हैं और आपसे एक प्रॉमिस ले रहे हैं कि अगर मुझे ये लगता है कि ये बेगैरती है, मुझे यकीन है कि आपको भी ये लगता है, अगर काल दी जाए पुरअमन तरीके से और उसमें आप अपने लोगों को ना निकलाएं, तो मुझे बताएं हम 8 लोग वहाँ पर खड़े होंगे तो क्या लेंगे? आप लोग 3-3, 4-4, एक आदमी जो बैठा है वो लेके आ जाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये पुल इतना जल्दी शुरू होगा कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि ये इतना जल्दी कैसे शुरू हो गया। अब इस पे आके मैं इख्तिताम करूंगा कि
इस स्कूल का अलमिया क्या है। ये 7 किलोमीटर लंबा है, 68 इसके पिलर हैं, तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। 2003 में इसकी फैजिबिलिटी बनना शुरू हुई, 2006 में ये मुकम्मल हुई, 2006 में इसमें केबल ब्रिज बनना था, 2012 तक इस पर काम होता रहा। 2012 में जाके पता चला कि ये केबल ब्रिज नहीं बन सकता, जितना ये बन गया इसके बाद इसको RCC बनाना पड़ेगा और इसकी डिज़ाइनिंग तब्दील हो गई। 2012 में फिर काम शुरू हो गया पिलर पे और 2015 में जाके पता चला कि सेंटर पीस जो है वहाँ पे RCC नहीं बनेगा बल्कि स्टील ब्रिज बनेगा। और इसका एस्टीमेट 1 अरब 10 करोड़ रुपया लगाया गया जो वफाक ने देना था। और 2018 में जब मैं हुकूमत में था तो मैंने ब्रेकिंग की, क्योंकि हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान पैसे दे नहीं रही। तो मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने अपना पैसा आज़ाद हुकूमत को दे दिया है। 40 करोड़ का स्टील ब्रिज है, 44 करोड़ ब्रिज की जो है वो लॉजिस्टिक है और 26 करोड़ का ठेकेदार का पड़ा है। और ये करप्शन करना चाहते हैं, इसलिए ये मुकम्मल नहीं हो रहा। और उन ब्यूरोक्रेट्स का नाम प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किया, जो काना के 2 ब्यूरोक्रेट्स थे उनका नाम शेयर किया। और उसके बाद राजा फारूक आदर ने मीरपुर और डडियाल में आकर वो तस्दीक की कि मुझे 55 करोड़ रुपया ऑफ़र की गई है ताकि इस जो सेंट्रल फीस है इसका रेट बढ़ा दिया जाए ताकि इसको मुकम्मल किया जाए। इसका मकसद ये हुआ कि हमने अपनी निशानदेही, अपनी जो तहकीक है उसको दुरुस्त रखा। और 2018 में आकर वो जो ब्यूरोक्रेट हैं और अपने ठेकेदार के साथ, चाइनी के साथ मिलके उन्होंने ऐसी लॉबिंग कर ली कि हम उससे निकल भी नहीं सकते थे और हम रह भी नहीं सकते थे। और उसी की पोजीशन में आप इस वक्त हम 2022 में मौजूद हैं। और ये टोटल प्रोजेक्ट 1 अरब 10 करोड़ का है। वफाक ने 1 अरब 55 करोड़ दे दिया था, 55 करोड़ रुपया लैस हो गए हैं। कल मैं पता करके दोबारा आया हूँ, 1 अरब रुपया और 22 करोड़ रुपये जो प्रॉफिट के हैं वो 101 अकाउंट आज़ाद कश्मीर का उसके अंदर पड़े। इसका मतलब है पैसा इशू नहीं है, इशू है कमिटमेंट, डेडिकेशन। इसको करने की आपकी हलियत कि आप करप्शन में नहीं जाना चाहते, आप करना चाहते हैं, तो वही करवाने के लिए आज हम आपको साथ लेकर निकले हैं कि हमने इसको हर सूरत इन्हीं पैसों में जो है उसको हमने करवाना है। अगर इससे ज़्यादा है तो वफाक को छोड़े, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास 29 अरब रुपए पड़े हैं, जो 11 अरब होते थे वो उसे उठा के 2 अरब दे दे। हमारा इश्यू तो नहीं है। अगर वो नहीं देते तो हम ये यहाँ पर DFC मौजूद हैं, लिख कर भेज दें। मसूद खालिद साहब से पूछ लेना कि अमीदाबाद चौक में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सरदार अतीक से पूछ लेना कि तुम्हारा अशर बर्मिंघम में क्या हुआ था। बाकी जो हैं, क्योंकि मैं उस स्टेशन पे मौजूद हूँ, 2013 में जब पानी चढ़ाया गया था तो ये पनियाम डाइक में जो अशर हुआ था वो देख लें कि हम क्या करने वाले हैं। और अब तो क़यादत हम न्यूट्रल, जिसे बहुत लफ्ज़ मशहूर है कि सियासी लिहाज से इस वक्त न्यूट्रल एक प्लेटफॉर्म है, उनके अंडर है। तो हम आप उसे ये काम उसी तरह निकलवाएंगे जिस तरह हमें निकालने का हक़ है। आपका फिर शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। मुझे यकीन है कि आप अपनी गैरत और अहमियत का मुज़ाहरा करते हुए आइंदा भी इस तहरीक का हिस्सा रहेंगे। चकसवारी वालों, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 22 साल से आप लगातार इस तहरीक के अंदर मौजूद हैं। मगर यहाँ पर अगर मैं चंद शख्सियात का नाम ना लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। खुसूसी तौर पर सूफ़ी रशीद मरहूम व मग़फ़ूर कि उन्होंने अखबारात के अंदर नवाए वक्त में सबसे पहले लिखा, और चकसवारी के प्रेस क्लब ने इस तहरीक के अंदर जो काम किया है कि यहाँ 22 साल में खड़े होकर कहता हूँ कि मुझसे 1 रुपया लिए बगैर इस तहरीक के अंदर वो रोल अदा किया है, शायद वो लोग कम दे सकें, और प्रेस क्लब जो है वो उसने ज़्यादा रोल अदा किया है। और बाकी भी दोस्तों ने, जैसे ये रुपयाल होटल वाले हैं, इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस तहरीक के अंदर। बादशाह रशीद साहब थे, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है तहरीक के अंदर। एक दिन चलाना तहरीक और 13 साल लगातार रखना और 22वें साल में भी उसको जारी रखना आम खाला जी का घर नहीं है, और अल्लाह ताला ने हमें इस पे सरखरू किया है। इम्तियाज़ साहब, हम बैसियत चकसवारी आपको यकीन दिलाते हैं अल्फाज से नहीं, हकीकी तौर पे, क्योंकि मैंने इनका जितना पोटेंशल है देखा हुआ है चकसवारी वालों को। यहाँ पर वह क़यादत बैठी है, साईं साहब हैं, खलीक उल जमात साहब हैं, नज़ीर इनकलाबी साहब हैं। इस LA2 के वोट इनके पीछे खड़े हैं। जो वोट लेता है, जो आवाज़ लगाता है, तो लोग उसके पीछे आते हैं। यहाँ पर
काले साहब बैठे, 4 साबिक उम्मीदवार असम्बली और 5वां सो कॉल्ड मैं भी हूँ, यानी 5 लोग हम यहाँ पर साबिक उम्मीदवार असम्बली बैठे हैं। तो हमारी से है और इंशाल्लाह हम इस तहरीक को उस जगह पर लेके जाएंगे जो आपकी ख्वाहिश है। इसी पर मैं इख्तिताम करूँगा। सना ख्वाने तकदीर मंगला को लाओ। मैं अमूमन अपना नोहा रोता हूँ, अपना अंदर जो है ना उसको बाहर निकालता हूँ। सना ख्वाने तकदीर मंगला को लाओ, उजड़ते गली कूचे उनको दिखाओ, कोई तो सुने मेरी फरियाद आपके, हिजरतों के आतिश से मुझको बचाओ। खुदा की ज़मीन तो बड़ी वसी है, कहीं और जाकर बंगला बनाओ। मुझे कल भी घर से उजाड़ा गया था, सो सदी के पंजाब उछाला गया था, वहाँ पे मेरे साथ क्या बीती, मिल्क से मज़ारत में उतारा गया था। खुदा की ज़मीन तो बड़ी वसी है, कहीं और जाकर यह मंगला बनाओ। आखिरी जुमला यह है कि जो मैं वादा का कहता हूँ, कुछ लेवल है जो मैं वो बात करते थे, जब हम आपको 62 अरब देना चाहते थे इसाक साहब, तो मुझे कहते थे कि एक देखें 1 खरब से ऊपर हमने आपका मुआवजा कर दिया है, अभी आप रोते हैं कि हमें और मुआवजा दें। तो मैं उनको कहता था कि